Hello everyone, welcome to my channel. I am Neel Kamal. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग डायरेक्टरी रूल तक पहुंच गए थे और डायरेक्टरी रूल के डाउनफॉल के बाद फ्रांस में क्या हुआ। डायरेक्टरी रूल पहले मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको याद आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे थे। डायरेक्टरी रूल जो था उसमें फ्रांस में एक्चुअली 5 डायरेक्टर्स बने थे और ये 5 डायरेक्टर्स जो थे वो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव हेड थे, ठीक है। पर इन पांचों में हमेशा ही अनबन बना रहता था, जिसकी वजह से नेपोलियन को राइज करने का मौका मिल गया। और नेपोलियन को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन सिर्फ प्रधान सेनापति बनकर खुश नहीं था और उसके मन में ये इच्छा जागृत हो रही थी कि मैं फ्रांस का एम्पायर बन जाऊं, तो इसके लिए उसे एक अच्छा मौका मिल गया था। तो डायरेक्टरी रूल के डाउनफॉल के बाद फ्रांस में कॉन्सुलेट गवर्नमेंट बनी। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, क्योंकि फ्रांस में शासन सत्ता परिवर्तित हो रही है और एक के बाद एक दूसरे तरीके का रूल आ रहा है। जैसे सबसे पहले फ्रांस में मोनार्की थी, जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद आया कन्वेंशन, फिर आया डायरेक्टरी रूल और डायरेक्टरी रूल के बाद 5वीं बार जो शासन सत्ता परिवर्तित हुई उसे कॉन्सुलेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि कॉन्सुलेट गवर्नमेंट एक्चुअली था क्या। कॉन्सुलेट गवर्नमेंट जो था उसमें 3 काउंसिल्स होते थे। जैसे डायरेक्टरी रूल में 5 डायरेक्टर्स होते थे ना, वैसे ही कॉन्सुलेट गवर्नमेंट में 3 काउंसिल होते थे और नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट काउंसिल के रूप में स्थापित कर लिया। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं फर्स्ट काउंसिल हूँ और जितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होते हैं वो सारे उसने अपने पास रखे और बाकी 2 काउंसिल्स, यानी 3 मेंबर्स थे कॉन्सुलेट गवर्नमेंट में। ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव हेड्स होते थे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा शक्ति नेपोलियन के पास थी। तो कॉन्सुलेट गवर्नमेंट बनने के बाद फ्रांस के पास 2 सबसे बड़ा गोल था, जो काम उसे करना था। कॉन्सुलेट गवर्नमेंट को जो काम करना था वो 2 बातें थी। सबसे पहली तो थी कि भाई उसे अपने होम अफेयर्स पे ध्यान देना था और दूसरी बड़ी बात थी कि उसे अपने फॉरेन अफेयर्स पे, यानी कि फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करना था। तो होम पॉलिसी जो थी नेपोलियन की, उसमें उसने क्या किया कि उसमें कॉन्सुलेट गवर्नमेंट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्लान हुआ कि फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और फॉरेन पॉलिसी में ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और भी जो भी नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ युद्ध होना था। ये तय बात थी। अब क्या हुआ कि जो कॉन्सुलेट गवर्नमेंट ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे एक धब्बा था। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट काउंसिल था जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार था, नेपोलियन, ठीक है। तो नेपोलियन जो था वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड था बल्कि वो लेजिस्लेचर का भी हेड था। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि कोई भी कानून जो उसकी इच्छा या ऑर्डर से परे होता था वो उसे पास ही नहीं होने देता, तो वो कानून पास ही नहीं हो पाता था। तो ये कैसा गणतंत्र था? मतलब कहने को तो गणतंत्र था, थ्योरी में गणतंत्र था, रिपब्लिक थी, लेकिन इन प्रैक्टिकल देयर वाज नो रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट काउंसिल था, ऑल्दो ये जो काउंसिल होते थे इनका जो कार्यकाल होता था, इनका जो काम करने का समय होता था वो 10 ईयर्स होता था और 10 ईयर्स के बाद इन्हें फिर से इलेक्शन के द्वारा चुना जाना था। लेकिन सारी शक्तियां अपने हाथ में जब नेपोलियन ने ले ली और बाकी दोनों काउंसिल्स को भी उतने अधिकार नहीं दिए, तो फिर समझने की बात है कि जितने सारे भी पावर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के हाथ में थे। नेपोलियन सर्वशक्तिमान बन गया था इस समय तक। तो इंटरनल पॉलिसी में क्या किया? आंतरिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए। अच्छा, नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे उसने ना सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को भी प्रभावित किया था। उसके बहुत सारे रिफॉर्म्स है जिसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, नेपोलियनिक कोड की मैं जरूर बात बताऊंगी। नेपोलियनिक कोड जो था वो एक्चुअली 5 हिस्सों में बटा हुआ था। उसका जस्ट थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आगे आप पढ़ेंगे बाद में चल के। उसमें था सिविल कोड, फिर सिविल प्रोसीजर कोड था, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, फिर पेनल कोड था, फिर कॉमर्शियल कोड था। तो इतने तरीके से उसने ये सुधार किए थे कि नेपोलियन के सुधारों ने फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप को भी प्रभावित किया था। तो ये तो थी आंतरिक स्थिति जिसमें उसने आंतरिक सुधार करके फ्रांस की स्थिति को काफ़ी मजबूत बना लिया था और लोगों के सामने अपनी काफ़ी इज्जत बना ली थी। और फॉरेन अफेयर्स में भी उसने जो नीति अपनाई थी उसने लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन जो है वो एक लिबरेटर है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में नेपोलियन ने क्या किया? इंग्लैंड के साथ युद्ध किया, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, प्रशा के साथ युद्ध किया, रशिया के साथ युद्ध किया
और इसके बाद स्वीडन के साथ युद्ध किया। Quick as you can, come on! We're blinded! Forward first. Wait for it! Wait for it! Fire! तो एक एग्जाम्पल सिर्फ बता रही हूँ कि जैसे इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड के जितने भी मित्र देश थे वो सारे के सारे नेपोलियन के कदमों में गिरे हुए थे। तो इस तरह से युद्ध करके उसने अपनी स्थिति को काफी मजबूत बना लिया था और लोगों को भी ये लगने लगा था कि नेपोलियन जो है वो एक लिबरेटर है, नेपोलियन वो है जिसने उन्हें स्वतंत्रता दी, नेपोलियन वो है जो उनके लिए आज़ादी लेके आया। तो लोगों की नज़रों में बहुत इज्जत हो गई थी उसकी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते लोगों को पता लग गया कि नेपोलियन जो है वो एक इन्वेडिंग फोर्स है, क्योंकि उसने क्या किया था कि अपने आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे उन सबको जीत कर वहाँ पे अपने भाई बंधुओं को, जैसे 2 भाई थे उसके, दोनों भाइयों को और 2 बहनें थी उसकी, उन दोनों बहनों को गद्दी पे बिठा दिया था। तो जो पुरानी डायनेस्टीज थी उन सबको हटाकर और अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था उसने। तो नेपोलियन इस समय तक सर्वशक्तिमान बन चुका था और सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि वो यूरोपीय महादेश का स्वामी बन गया था। इतनी मजबूत स्थिति हो गई थी नेपोलियन। उसका साम्राज्य विस्तार जो था वो बाल्टिक सी से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक हो गया था। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जिसका भी उत्थान होता है उसका पतन निश्चित है, यानी जो भी राइज करता है उसका डाउनफॉल निश्चित है। और नेपोलियन का डाउनफॉल हुआ 1815 में वाटरलू के मैदान में। तो इस बारे में जो डिटेल्स है नेपोलियन के बारे में, यदि डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक क्लास लूँगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं 9th के क्लास को कंसिडर कर रही हूँ तो मैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगी। और यहाँ पे क्या होता है कि जब वाटरलू के मैदान में नेपोलियन पराजित हो जाता है तो फ्रांस में जो एक राज्य क्रांति चल रही थी कहीं ना कहीं उसका अंत हो जाता है। तो रिपब्लिक आई क्या वहाँ पर? रिपब्लिक कहाँ आई? रिपब्लिक सिर्फ थ्योरेटिकली थी, बाकी तो नेपोलियन ने जो संविधान बनाया था उसने तो पूरे रिपब्लिक का, गणतंत्र का गला घोंट के रख दिया था। तो इस तरह से फ्रांस की राज्य क्रांति और फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं पे समाप्त होता है। आपका चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो 2 नाम आता है, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान। तो राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान भी फ्रांस में जो विचारधारा आई थी, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी थी और जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, इन विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो इस तरीके से आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।